नमस्कार दोस्तों, 25 जुलाई 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहला आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टेइंग अवे फ्रॉम पॉलिटिकल थिकेट्स। ये आर्टिकल और एक और आर्टिकल आज ही छपा है जुडिशियल इनडिसिप्लिन को लेके। इन दोनों आर्टिकल्स में क्या कहा जा रहा है? देखिए, राजस्थान की पॉलिटिकल क्राइसिस आप सबको पता है। गहलोत जी और जो उनके अगेंस्ट में उनके पहले के जो डेप्यूटी सीएम थे सचिन पायलट, उनके बीच में टसल की स्थिति उभर रही है। तो हुआ ये कि अशोक गहलोत के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो स्पीकर है जोशी साहब, उन्होंने एक नोटिस इशू किया उन 19 एमएलएस को जो कि सचिन पायलट के सपोर्ट में थे कि आपको एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स के अंदर क्यों ना डिफेक्ट किया जाए। उसके अगेंस्ट में सचिन गहलोत जी क्या हुआ, राजस्थान हाईकोर्ट में चले गए और राजस्थान हाईकोर्ट ने इस केस को एंटरटेन कर लिया। बस प्रॉब्लम यहां पे आ गई है, ये जो जुडिशियल इनडिसिप्लिन की बात हो रही है वो यही बोला जा रहा है कि राजस्थान हाईकोर्ट को इस केस को एंटरटेन नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? इसके पीछे क्या लॉजिक दिया गया है? लॉजिक ये दिया गया है दोस्तों कि एक केस था सुप्रीम कोर्ट का, किहोटो होलोहन केस इन 1992। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही थी। उन बातों को पूरी तरीके से राजस्थान हाई कोर्ट ने यहां पे इग्नोर कर दिया है, वॉयलेट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस को। तो इस पूरे मैटर को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये पूरा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आर्म्स एंड द वुमेन, फाइनली एक लॉन्ग वन बैटल है ये। वुमेन आर्मी ऑफिसर्स को, जो कि 10 स्ट्रीम्स में काम करती हैं इंडियन आर्मी की, और ये जो 10 स्ट्रीम्स है ये नॉन कॉम्बैट स्ट्रीम्स हैं, इनको परमानेंट कमीशन दिया जाएगा और कमांड रोल्स दिए जाएंगे। 2010 में इससे रिलेटेड दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था। उसमें जो कुछ भी बोला गया उसको सरकार ने इंप्लीमेंट नहीं किया। फिर 2020 में ये चीज पहुंची सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कुछ लॉजिक दिए सरकार ने, वो चले नहीं। और ऑब्वियस सी बात है, अब एक फॉर्मल नोटिफिकेशन आया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, जिसने ये बोला है कि हाँ भाई, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू वुमेन ऑफिसर्स आती हैं उनको परमानेंट कमीशन ग्रांट किया जाएगा, साथ साथ उनको कमांड पोजीशंस भी ग्रांट की जाएंगी। तो क्या बोला गया है इस आर्टिकल में, इसको देखेंगे। वैसे तो ये न्यूज आप लोग सुन ही रहे होंगे, एक बार इसका रिवीजन हो जाएगा। फिर एक आर्टिकल है आपका, द स्पेक्ट्रे ऑफ क्राउड्स इन द कोविड सिटी। अब इस आर्टिकल को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इस आर्टिकल को लिखा किसने। इस आर्टिकल को लिखा है करण सोहेलो जी ने। तो ये अर्बन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। अब चूंकि ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं तो जो लोग जिनका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है उनके लिए आर्टिकल काफी जरूरी हो जाता है। कुल मिला के एक जनरल स्टडीज के पर्सपेक्टिव से इसमें कुछ बहुत ऐसे एक्सेप्शनल पॉइंट्स नहीं दिए हैं, कुछ ऐसे ही पॉइंट्स जिनको मैं पहले आपके साथ इन वन फॉर्म और द अदर डिस्कस कर चुका हूं। यहां पे बोल क्या रहे हैं कि देखिए, जब पैंडेमिक खत्म होगा तो पैंडेमिक खत्म होने के बाद पूरे चांसेस है कि जो हमारी अर्बन सेटिंग है वो कुछ इस तरीके से निकल आए जिसको हम प्रिविलेज्ड ही अफोर्ड कर सकते हैं। अभी के लिए अर्बन इलाके में क्या होता है, इतनी भीड़, प्री कोविड की बात कर रहा हूं, तो प्री कोविड से पहले इतनी ज्यादा भीड़ है, बसों में भीड़, ट्रेनों में भीड़। अब वो भीड़ एकदम खाली हो गई है। कोविड 19 के बाद जो मास ट्रांसपोर्ट है, जो लोकल है, मुंबई की बसेस हैं, मेट्रोस हैं, ये ज्यादा चल नहीं रही हैं, और अगर चलेंगी भी तो बहुत ज्यादा फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ चलेंगी। तो ऐसा ना हो कि कोविड 19 के बाद ये जो अर्बन एग्लोमरेशंस है इंडिया में, इनमें केवल प्रिविलेज्ड क्लास ही रह पाए, जो नॉर्मल लोग थे पहले वो इसमें ना रह पाए। तो इससे रिलेटेड कुछ व्यू पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ बहुत सेलेक्टेड व्यू पॉइंट्स को मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें डिस्कस करने को। और फाइनली एक आर्टिकल आता है, इन केरला अ टेंगल्ड वेब ऑफ गोल्ड। यहां पे क्या बोला जा रहा है, देखिए ये न्यूज बहुत समय पे चल रही है। केरला में तिरुवनंतपुरम में एक डिप्लोमेटिक कंसाइनमेंट आया, वो यूएई के कंस्यूलेट का था। कंस्यूलेट और एम्बेसी में क्या फर्क होता है मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो उसके अंदर सोना था, लगभग 14 या 15 करोड़ का सोना था। ये सोना पकड़ा गया। इस आर्टिकल में शुरू से लेके एंड तक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज को बताया गया कि फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड एक्चुअली में इस केस में हुआ क्या, कौन कौन से स्मगलर्स इन्वॉल्व थे, क्या क्या व्यू पॉइंट्स थे, कैसे एनआईए ने और ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को लॉन्च किया, कैसे ये पूरा कार्टेल काम करता है। तो देखिए, वैसे तो इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे चैनल्स ने इस न्यूज को ऑलरेडी कवर कर दिया है। आप बोलोगे तो मैं अलग से इस पे एक वीडियो बना दूंगा इस पूरे आर्टिकल पे। क्योंकि देखिए, इस पूरे आर्टिकल से आपको यह जरूर समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, एक्चुअली में इस केस में शुरुआत से लेकर एंड में हुआ क्या। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन से बताओ, अगर ठीक ठाक कमेंट्स आए कि इस पे वीडियो बनाने के लिए तो मैं वीडियो आज ही बना के अपलोड कर दूंगा, नहीं आए तो मैं इस आर्टिकल को स्किप कर रहा हूं।
शुरुआत करते हैं अपने पहले आर्टिकल से, स्टेइंग अवे फ्रॉम पॉलिटिकल थिकेट्स, और इसके साथ में वो जो जुडिशियल इनडिसिप्लिन वाला आर्टिकल है ना, उसको भी ऐड कर रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे वही बोलना चाहता हूं कि देखिए, कभी कभी क्या होता है, मैं कल जैसे मैंने 4 वीडियोस अपलोड की यूट्यूब पे, 3 तो मैं करता ही हूं, तो 2 से ज्यादा वीडियोस की नोटिफिकेशन यूट्यूब कभी कभी भेजता नहीं है। तो उस केस में आप एक काम कर सकते हो, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं जितनी भी वीडियोस बना रहा हूं सबके लिंक्स वहां पे दे दूंगा। साथ साथ आप क्वेश्चन पूछने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ क्या बोला जा रहा है। आपको पहले मैंने बताया इंट्रोडक्शन में, गहलोत जी और सचिन पायलट जी के बीच में एक टसल की स्थिति आ गई है। और हुआ क्या कि जो राजस्थान असेंबली के स्पीकर हैं सीपी जोशी जी, उन्होंने एक डिफेक्शन नोटिस भेजा, किनको? सचिन पायलट जी के इन सारे एमएलए को। उस डिफेक्शन नोटिस के अगेंस्ट में ये सारे जो एमएलए हैं सपोर्ट लेड बाय सचिन पायलट, वो चले गए राजस्थान हाई कोर्ट में। और राजस्थान हाई कोर्ट में जाके उन्होंने बोला कि देखिए, हमने ऐसी कोई भी डिफेक्शन की प्रोसीडिंग करी नहीं है, हमने कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी नहीं है, तो हमारे खिलाफ ये डिफेक्शन की प्रोसीडिंग कैसे शुरू की जा रही है। प्रॉब्लम यहां पे क्या हो गई कि राजस्थान हाई कोर्ट ने उस केस को एंटरटेन कर लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के प्रेजेंट कन्वेंशन के हिसाब से, प्रेजेंट डिसीजंस के हिसाब से राजस्थान हाई कोर्ट को उस केस को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। देखिए यहां पे क्या लिख रखा है, इवन अंडर अ सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री एंड लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी इन देयर एरियाज ऑफ वर्किंग मस्ट बी रिस्पेक्टेड। अब पास्ट में कोर्ट्स में क्या क्या हुआ है, इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं इस आर्टिकल में। देखिए, चार्ल्स ब्रैडलॉ करके एक पर्सन थे, उनको इंग्लैंड की पार्लियामेंट में इलेक्ट किया गया 1888 में। अब ये एथिस्ट थे, भगवान को नहीं मानते थे, क्रिश्चियन धर्म में इनका भरोसा नहीं था। तो जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट में गए, तो उन्होंने बोला कि मैं ओथ नहीं लूंगा, क्योंकि ओथ में आपको गॉड का नाम लेना पड़ेगा और मैं गॉड को मानता नहीं हूं। लेकिन उस समय की ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी, उसमें जो पार्लियामेंट्री ओथ का जो फॉर्मेट था, उसमें गॉड का नाम था ही था। तो इस बात पे मिस्टर चार्ल्स ब्रैडलॉ का बहुत अपोजिशन हुआ। चार्ल्स ब्रैडलॉ को ओथ लेने ही नहीं दी गई। एक सर्जन थे पार्लियामेंट के मिस्टर गॉसेट, उन्होंने बोला कि जब तक ब्रैडलॉ ओथ को उस फॉर्म में नहीं लेंगे, तब तक हम उनको पार्लियामेंट में बैठने नहीं देंगे। तो जब ब्रैडलॉ ने ओथ लेने से मना कर दिया, उनको पार्लियामेंट में बैठने नहीं दिया गया। तो उसके अगेंस्ट में ब्रैडलॉ चले गए कोर्ट्स में। कोर्ट के सामने जब ये केस गया, तो कोर्ट ने इन ब्रैडलॉ वर्सेस गॉटेट 1884 के डिसीजन में ये बोला कि डिसीजन ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स इन रिजॉल्विंग नॉट टू अलाउ एन इलेक्टेड मेंबर ब्रैडलॉ टू टेक द ओथ एंड द एक्शंस ऑफ द सर्जेंट एट आर्म्स इन प्रिवेंटिंग ब्रैडलॉ फ्रॉम एंटरिंग द हाउस वर सब्जेक्ट टू द सोल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाउस। यानी कोर्ट ने बोल दिया कि ये जो इश्यू है, ये इश्यू पार्लियामेंट का इश्यू है, इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है। तो मतलब ब्रैडलॉ को अगर बाकी पार्लियामेंट के मेंबर्स और ये जो गॉसेट हैं ये पार्लियामेंट में नहीं बैठने दे रहे हैं, तो इसमें कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। यहां यानी कि हुआ क्या यहां पे दोस्तों, यहां पे कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ दिया। इंडिया में एक केस देखते हैं। एक केशव सिंह करके पर्सन थे, मोस्ट प्रॉब्ली सोशलिस्ट पार्टी के थे। उस समय पे कांग्रेस की सरकार थी उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो केशव सिंह ने एक पैम्फलेट शायद पब्लिश किया था कांग्रेस सरकार की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हुए। केशव सिंह गोरखपुर में रहते थे, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों, इनके ऊपर जो उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन्होंने बोला कि ये भाई जो आपने पैम्फलेट छापा है ना, इससे आपने ब्रीच किया, प्रिविलेज को ब्रीच किया है उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के। और केशव सिंह को बुलाया गया उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में अपना एक्सप्लेनेशन देने के लिए। केशव सिंह शायद सही समय पे पहुंच नहीं पाए, गोरखपुर में रहते थे, और इन्होंने बोला कि देखिए मेरे पास ट्रेन से आने के पैसे हैं नहीं। और लखनऊ में उनको बुलाया गया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली लखनऊ में है, गोरखपुर से पहुंच नहीं पाए, तो उनको जबरदस्ती पकड़ के लेके आया गया। इनसे माफी मांगने के लिए कहा गया, इन्होंने माफी मांगी नहीं। तो उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ने क्या किया, इनको 1 हफ्ते का इंप्रिजनमेंट बोल दिया। 1 हफ्ते का इंप्रिजनमेंट बोल दिया, कब? 1964 में। तो फॉर द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, केशव सिंह को 1 हफ्ते की जेल की सजा दी गई। इसके अगेंस्ट में केशव सिंह ने क्या किया, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच थी ना, उसके सामने जाके पिटीशन फाइल कर दी। तो जब ये केस आपका लखनऊ बेंच के सामने सुनने को गया, तो वहां पे जो जज थे मिस्टर बेग साहब, दूसरे जज का मैं नाम भूल रहा हूं, 2 जज थे उस समय पे, नसीरुल्लाह बेग और एक और कोई जज थे।
उन्होंने बोला कि भाई गवर्नमेंट लॉयर कहां है। जब भी एक पिटीशन फाइल होगी, मिस्टर केशव सिंह ने पिटीशन फाइल की तो मिस्टर केशव सिंह का लॉयर होगा। दूसरी तरफ कौन है? उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली को किसी एडवोकेट को भेजना चाहिए था, एडवोकेट पहुंचा नहीं कोर्ट में। तो जजों ने क्या बोला कि चूंकि ये कोर्ट पेंडेंसी इसमें बढ़ रही है और केवल 1 हफ्ते की सजा है, तो जब तक हम इस केस में डिसीजन नहीं दे देते तब तक के लिए हम इस पर्सन को बेल दे रहे हैं। जब बाद में डिसीजन हो जाएगा तो इसको 1 हफ्ते की सजा दे देंगे। और केशव सिंह को छोड़ दिया लखनऊ बेंच ने, यह बोल के कि जब गवर्नमेंट लॉयर आ जाएगा, प्रॉपर सुनवाई हो जाएगी और जब हम देख लेंगे कि हाँ भाई केशव सिंह का क्राइम सही है, तब इसको हम जेल में डाल देंगे। तो जब यह चीज सामने आई कि लखनऊ बेंच ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने केशव सिंह को जेल में नहीं डाला है, अभी के लिए छोड़ दिया है, तो उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो लोग बैठे थे वो नाराज हो गए। उन्होंने बोला ये क्या बवाल है। उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली वालों लोगों ने बोला अपने मार्शल्स को, अब यहां पे मार्शल का नाम दिया गया। अब दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक्चुअली में मार्शल होते कौन है। देखिए, मार्शल जब एज अ मार्शल की कैपेसिटी में काम करता है वो एक गेजेटेड ऑफिसर होता है। कभी कभी अगर आपने पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देखी हो लोकसभा में, तो स्पीकर के पीछे एक आदमी आपको खड़ा हुआ नजर आता है, वो होता है मार्शल। इन मार्शल का काम क्या होता है कि पार्लियामेंट और लोकसभा में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक कुछ कागजों को लेके जाना। अगर कोई एमपी या एमएलए पार्लियामेंट के फ्लोर पे या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की फ्लोर पे उल्टी सीधी बकवास कर रहा है, चिल्ला रहा है, रकस क्रिएट कर रहा है, तो उसको उठा के बाहर निकालना, इस टाइप का काम करते हैं मार्शल। तो मार्शलों को बोला उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ने कि जाओ और इन दोनों जजेस को अरेस्ट कर लो। मतलब इन्होंने सीधे सीधे यही बोल दिया कि जज को ही अरेस्ट कर लो हाई कोर्ट के। तो नसीरुल्लाह बेग जी को यह पता चला कि भैया मुझे तो अरेस्ट किए करने वाले हैं लोग। नसीरुल्लाह बेग ने बोला ये क्या बवाल है, मैं हाई कोर्ट का जज है, मुझे ही अरेस्ट कर लोगे। तो नसीरुल्लाह बेग अपने घर के पीछे से निकल गए और ये सीधे गए इलाहाबाद, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास पहुंचे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तुरंत इमरजेंसी बेसिस पे जितने भी हाई कोर्ट के जजेस थे सबको बुलाया और एक नोटिस जारी किया कि आप हाई कोर्ट के जज को अरेस्ट नहीं कर सकते। साफ साफ ये बोला गया, आपने अगर केशव सिंह को 1 हफ्ते की जेल दी है, उस जेल के अगेंस्ट पिटीशन आई, आपका खुद का लॉयर नहीं आया उस पिटीशन में रिप्रेजेंट करने के लिए, इसलिए उस आदमी को अगर इन जजेस ने छोड़ दिया है तो कुछ गलत नहीं किया है, आप किसी जज को पकड़ के जेल में नहीं डाल सकते। ये केस बहुत ज्यादा सनसनीखेज हो गया था उस समय पे, और उस समय के प्रेसिडेंट ने अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को यह बोला भी कि भाई इसमें क्या किया जाए, आप अपनी राय दीजिए इस केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इस चीज को स्टडी किया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यह राय दी कि देखिए, अगर इन हाई कोर्ट के जजेस ने उस पर्सन को छोड़ दिया था, एक पिटीशन हाई कोर्ट के सामने आई। देखिए यहां पे हुआ क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल केशव सिंह को सजा दी लेजिस्लेचर ने, उस सजा के अगेंस्ट केशव सिंह ने जाके सुप्रीम कोर्ट उसमें हाई कोर्ट में केस फाइल किया। हाई कोर्ट में जब गवर्नमेंट लॉयर आया नहीं, केस की पेंडेंसी रह गई, डिसाइड नहीं हो पाया, तो उस समय के लिए उस पर्सन को छोड़ दिया गया, बोला गया कि बाद में डिसीजन सुनाएंगे। तो सब कुछ यहां पे प्रॉपर तरीके से हुआ है और इन जजेस ने किसी भी तरीके से कंटेम्प्ट नहीं किया है लेजिस्लेचर का। उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ने क्या बोला कि भैया हमारा कंटेम्प्ट कर दिया इन जजेस ने, हमारी बात को मानने से मना कर दिया, इसलिए इन जजेस को अरेस्ट कर लो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यह गलत है, कंटेम्प्ट ऑफ द लेजिस्लेचर नहीं हुआ है और आप जजेस के खिलाफ किसी भी प्रोसीडिंग को शुरू नहीं कर सकते हो। तब से एक नॉर्म बन गया है। नॉर्म क्या बन गया है कि देखिए, जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेचर के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, जो लेजिस्लेचर है वो जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। अब यहां पे एक केस निकल के आता है और वो केस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोला जाता है किहोटो होलोहांस केस इन 1992। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों। आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पता है, मैंने कई बार आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में स्पीकर के पास ये ताकत होता है कि स्पीकर ये डिसाइड करे कि हाँ भाई एंटी डिफेक्शन लॉ वायलेट हुआ है या नहीं हुआ है। अब इस प्रोविजन को बहुत सारे केसेस में मिसयूज भी किया है रूलिंग गवर्नमेंट ने। ठीक है दोस्तों, इसको मणिपुर के केस में बहुत ज्यादा मिसयूज किया गया। तो स्पीकर के पास यह ताकत है कि स्पीकर डिसाइड करेगा कि एक पर्सन ने एंटी डिफेक्शन लॉ को वायलेट किया है कि नहीं किया है, और अगर वायलेट किया है तो भाई उसको डिफेक्ट कर दिया जाएगा। तो किहोटो होलोहान केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब स्पीकर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन के क्वेश्चन पे बातचीत कर रहा होता है तो वो एज अ ट्राइब्यूनल की तरह काम कर रहा होता है,
और जब भी ट्राइब्यूनल का कोई डिसीजन आता है इट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो अगर ट्राइब्यूनल का कोई डिसीजन आएगा तो फर्स्ट अपील किसके अगेंस्ट जा सकती है? हाई कोर्ट के अगेंस्ट। सेकंड अपील किसके अगेंस्ट जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट। तो ये जो स्पीकर एंटी डिफेक्शन लॉ के केस में अपनी राय दे रहा है, डिस्क्वालीफाई कर रहा है, वो क्या है? वो एक ट्राइब्यूनल की तरह काम कर रहा है। तो अगर वो ट्राइब्यूनल की तरह काम कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में जुडिशियल रिव्यू है। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जो कि यहां लिखी हुई है, Having regard to the constitutional scheme in the 10th schedule, judicial review should not cover any stage prior to the making of a decision by the speaker's chairman, and no quaternion actions are permissible. यानी ये क्या कहा जा रहा है कि देखिए, अगर स्पीकर कोई डिसीजन दे देता है तो उस स्पीकर के डिसीजन के अगेंस्ट में एक अपील जा सकती है जुडिशरी में, लेकिन जब तक स्पीकर डिसीजन नहीं दे रहा है उससे पहले जुडिशरी कुछ नहीं करेगी। समझिए दोस्तों आप। तो मतलब स्पीकर का डिसीजन आना चाहिए एंटी डिफेक्शन लॉ में पहले। एक बार स्पीकर का डिसीजन आ गया उसके बाद जुडिशरी प्ले में आएगी, नहीं तो जुडिशरी प्ले में नहीं आएगी। अब इस चीज को मणिपुर में बहुत बुरी तरीके से वायलेट किया है हमारी जुडिशरी में। मणिपुर में देखिए क्या हुआ था दोस्तों, मैंने आपका पहले के एडिटोरियल में बताया भी था। एक पर्सन था 2017 में, वो कांग्रेस पार्टी से लड़के जीता और जीतने के बाद वो बीजेपी की तरफ चला गया और कैबिनेट मंत्री भी बन गया, और 2020 में वो डिफेक्ट हुआ क्योंकि स्पीकर ने उसको डिफेक्ट किया नहीं। समझ गए? तो इस चीज का बहुत ज्यादा मिसयूज भी हुआ है। तो हो सकता है कि राजस्थान की जो हाई कोर्ट है उसने इस चीज को देख के केस अपने पास ले लिया हो, लेकिन जब राजस्थान की हाई कोर्ट ने ये केस अपने पास लिया उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कियोटो होलोहान केस 1992 में ये बोला है कि जब तक स्पीकर डिसीजन नहीं देता तब तक जुडिशरी इंटरफियर नहीं करेगी, बट यहां पे राजस्थान के केस में जुडिशरी ने इंटरफियर कर दिया। फिर इसी कोहोटो होलोकान केस 1992 में क्या बोला गया? द स्पीकर्स चेयरमैन होल्ड अ पाइवोटल पोजीशन इन द स्कीम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड आर गार्जियंस ऑफ राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस। दे आर एक्सपेक्टेड टू एंड डू टेक फार रीचिंग डिसीजंस इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। हालांकि कई बार यह हुआ है दोस्तों, ये जो स्पीकर चेयरमैन है ये रूलिंग पार्टी की बातों को मानते हैं, राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो वैसे तो राजस्थान असेंबली ने यहां पे इंटरफियर करके एक चीज गलत की है। हाँ, ये हो सकता है राजस्थान हाई कोर्ट ने, ये हो सकता था कि राजस्थान हाई कोर्ट एक टाइम लिमिट दे देता है स्पीकर को। मणिपुर में क्या हुआ? 3 साल तक डिफेक्शन हुआ ही नहीं और जुडिशरी प्ले में आई नहीं। तो इस केस में राजस्थान हाई कोर्ट ये बोल सकता था कि भैया आप अपना डिसीजन इतने टाइम में दीजिए, अगर आप नहीं देंगे तो हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये चीज हाई कोर्ट बोल सकती थी, लेकिन हाई कोर्ट ने सीधे ही सीधे केस अपने पास ले लिया और ये हाई कोर्ट ने गलत किया। ये बातें यहां पे कही जा रही है। एक चीज आपको और यहां पे बोली गई है, 1992 के जजमेंट में 10th शेड्यूल की वैलिडिटी को मान लिया गया था और उसमें पैरा 2 को माना गया था। पैरा 2 अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है दोस्तों। हाई कोर्ट इज नाउ वेंचरिंग टू फाइंड आउट वेदर पैरा 2 clause 1 subclause A which deals with disqualifying lawmakers who voluntarily give up membership of their party has been examined by the apex court from the point of view of intra-party democracy। देखिए यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, हो ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यहां पे इंटरफेरेंस हुआ है राजस्थान हाई कोर्ट वाले केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ठीक है राजस्थान हाई कोर्ट अपना डिसीजन दे दे तो दे दे, लेकिन उस डिसीजन को अभी इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को अभी ये डाउट है, मतलब सीधे सीधे तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज जरूर बोल दी है कि राजस्थान हाई कोर्ट स्पीकर के डिसीजन से पहले ये जो केस अपने पास ले रही है इसमें उसके पास पूरी तरीके से ताकत है कि नहीं है, इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो जब ये डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जब ये स्टेटमेंट आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो राजस्थान हाई कोर्ट ने पता है क्या बोला? राजस्थान हाई कोर्ट ने बोला कि ठीक है हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इंतजार करेंगे। अच्छा एक और बात सुनिए, ये पूरा केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे? राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने पास सचिन पायलट की अपील को ले लिया और बोला कि ठीक है ये एंटी डिफेक्शन वाले केस में हम इन्वॉल्व होंगे। जब एंटी डिफेक्शन वाले केस में ये इन्वॉल्व हो गए तो जो सीपी जोशी हैं, जो स्पीकर है, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने बोला कि भाई ये गलत हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट भी प्ले में आ गया है और अब राजस्थान हाई कोर्ट ये बोल रहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन नहीं देता कि हाँ भाई राजस्थान हाई कोर्ट का इस केस को अपने पास लेना सही है या नहीं है, तब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो अब यहां पे बात हो रही कि पैरा 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द 10th शेड्यूल पे बहस चल रही है, लेकिन ये जो आर्टिकल का ऑथर है
वो ये कह रहा है कि भैया 1992 का ये जो कियोतो होलोहान जजमेंट था ना, उसमें तो साफ साफ बोल दिया गया था कि 10th शेड्यूल वैलिड है, पैरा 2 वैलिड है। जो चीज 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दी है कि वैलिड है, उस पर फिर से वैलिडिटी क्यों ढूंढ रहे हो आप? तो कुल मिला के ये कहने की कोशिश की जा रही है कि यहां पे जो राजस्थान हाई कोर्ट ने किया वो सही नहीं है। दूसरी बात, हो सकता है कि राजस्थान हाई कोर्ट को ये लगा हो कि मणिपुर में जो हुआ वो राजस्थान में ना हुआ हो, इसलिए उन्होंने सचिन पायलट की एप्लीकेशन को एंटरटेन कर लिया। अब क्या सही है क्या गलत है, ये तो अब जब सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल व्यू देगा तब पता चलेगा। ठीक है, तो यहां पे एक बैलेंस बनाने की जरूरत थी। आपका अगर व्यू पॉइंट देने की बातचीत आए तो राजस्थान हाईकोर्ट को सीधे सीधे अपने पास से केस नहीं लेना चाहिए था। स्पीकर को यह बोलना चाहिए था कि आप इतने टाइम फ्रेम में अपना डिसीजन दीजिए, अगर आप उस डिसीजन को दे दोगे उसके बाद हम केस अपने पास ले लेंगे। कुल मिला के यहां पे 1992 का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको वैलिड किया गया, ये बोलने की कोशिश कर रहा है ऑथर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो, थोड़ी सी ज्यादा ट्रिकी हो गई है बट फिर भी काम भर की चीजें मैंने आपको बता दी है। अगला आर्टिकल है आर्म्स एंड द वुमेन। आफ्टर अ लॉन्ग बैटल वुमेन ऑफिसर्स ओवरकम द जेंडर बैरियर इन इंडियन आर्मी। यहां पे क्या बोला जा रहा है? देखिए ये इशू बहुत पुराना है। रिसेंटली थर्सडे को मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है उन्होंने एक फॉर्मल लेटर ग्रांट किया और ये बोला कि भाई वो वुमेन ऑफिसर्स जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन से आती हैं, क्योंकि देखिए एनडीए से और सीडीएस से डायरेक्टली वुमेन नहीं आ रही है, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन से जो वुमेन्स आ रही हैं वो 10 स्ट्रीम्स में आती हैं। ये जो 10 स्ट्रीम्स है दोस्तों, ये नॉन कॉम्बैट स्ट्रीम्स है। इन 10 स्ट्रीम्स में इन वुमेन को परमानेंट कमीशन दिया जाएगा, इनको कमांड पोजीशंस भी दी जाएगी। हुआ क्या था दोस्तों कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 साल पहले ये रूलिंग दे दी थी। 10 साल पहले ये रूलिंग देके दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, ये जो वुमेन ऑफिसर्स हैं इनको भी आप परमानेंट कमीशन दीजिए। ठीक है, लेकिन 10 साल तक सरकार ने इस डिसीजन को इंप्लीमेंट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में ये चीज गई। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब गवर्नमेंट ने अपने व्यू पॉइंट रखे तो गवर्नमेंट ने बड़े अजीब से व्यू पॉइंट दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि देखिए जो मेल्स हैं इंडियन आर्मी में वो अभी भी इस लेवल पे नहीं है कि वो एक सुपीरियर फीमेल ऑफिसर को देख सकें। एक व्यू पॉइंट गवर्नमेंट ने ये दिया। फिर एक व्यू पॉइंट गवर्नमेंट ने ये दिया कि जो फिजियोलॉजिकल लिमिटेशंस है वुमेन ऑफिसर्स की, ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट ने लिखा था फिजियोलॉजिकल लिमिटेशंस ऑफ वुमेन। तो इस फिजियोलॉजिकल लिमिटेशंस ऑफ वुमेन की वजह से ये जो वुमेन है वो मेल्स को इंडियन आर्मी में कमांड नहीं कर पाएंगी। ये बात यहां पे बोली गवर्नमेंट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि देखिए ये सारे व्यू पॉइंट्स गलत हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 10 स्ट्रीम्स हैं जिनमें परमानेंट कमीशन दिया गया है ये नॉन कॉम्बैट स्ट्रीम्स है। ओके, और आप सिविल सर्विसेज की बात भी कर लीजिए दोस्तों, आईएएस आईपीएस में भी वुमेन ऑफिसर्स हैं जो टॉप पे हैं, नीचे के मेल ऑफिसर्स को कमांड देती हैं। तो ये जो 10 स्ट्रीम्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉन कॉम्बैटिव स्ट्रीम्स है। यहां पे ऑब्वियसली जो वुमेन है वो कमांड पोजीशन में आ सकती है, परमानेंट कमीशन में आ सकती है। दूसरी चीज, अगर आप यूएसए जैसे कंट्रीज की बात कर लो, इजराइल जैसी कंट्रीज की बात कर लो, यूएसए और इजराइल जैसी कंट्रीज में वुमेन ऑफिसर कॉम्बैट रोल्स में मेल ऑफिसर्स को भी लीड करती हैं। तो ये जो लॉजिक दिया जा रहा है इंडिया में कि भाई ये जो वुमेन ऑफिसर्स हैं ये मेल ऑफिसर्स को कॉम्बैट पोजीशन में लीड नहीं कर सकती या दूसरी पोजीशंस में लीड नहीं कर सकती, ये जो लॉजिक है ये गलत है। हो सकता है आगे आने वाले कुछ महीनों में या कुछ सालों में ये इश्यू भी उठे कि कॉम्बैट पोजीशंस में भी वुमेन को फुल कमीशन मिलना चाहिए। अभी के लिए परमानेंट कमीशन केवल 10 ऐसी स्ट्रीम्स में दिया गया है इंडियन आर्मी की जो नॉन कॉम्बैट है। बट फिर भी दिस इज बेसिकली अ बैटल वन फॉर वुमेन। इसके लिए बहुत सालों से लड़ाई कर रही हैं जो इंडियन वुमेन है आर्मी में, बट फाइनली इनको अब इन दिस सर्विस 10 सर्विसेज में परमानेंट कमीशन मिलेगा। अब आप बोलोगे कि एक्चुअली में इस परमानेंट कमीशन का मतलब क्या होता है? देखिए शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन में एक ही फर्क है दोस्तों। शॉर्ट सर्विस कमीशन में या तो आप 10 साल या 14 साल के लिए सर्व करते हो, और परमानेंट कमीशन में आप अपनी रिटायरमेंट एज तक सर्व करते हो, जो कि लगभग 60 साल, मतलब 54 से लेकर 60 साल के बीच में होती है। तो परमानेंट कमीशन में आकर बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए आप सर्विस में रहते हो। तो पहले क्या हो रहा था, जो वुमेन थी वो कोलोनल की रैंक के आगे नहीं जा पा रही थी। अब इस परमानेंट कमीशन आने के बाद जो वुमेन है वो और हायर अप इन द हायरार्की जा सकेंगी। तो इसीलिए ये परमानेंट कमीशन इन वुमेन्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और देखा जाए नेचुरली द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि कॉम्बैट रोल्स में भी इन वुमेन को परमानेंट कमीशन दिया जाए। तो यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सिर्फ एक
फॉर्मल लेटर इशू किया था, और वो फॉर्मल लेटर इशू करना ही था क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली हाई कोर्ट भी वुमेन के फेवर में जो रूलिंग है वो दे चुका था। 10 साल तक उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। 10 साल के बाद गवर्नमेंट चली गई सुप्रीम कोर्ट में और डिसीजन को रेजिस्ट किया, और सुप्रीम कोर्ट को जो भी लॉजिक दिया गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, आपके सारे लॉजिक गलत हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तुरंत परमानेंट कमीशन दीजिए, और अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक फॉर्मल लेटर आ गया है और परमानेंट कमीशन दे दिया गया है। ठीक है, यहां पे कुछ और बातें बताई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वुमेन को कॉम्बैट रोल्स की बात की जाए या फिर वुमेन का जो इंडियन आर्मी है, इंडियन फोर्स है, उसमें इन्वॉल्वमेंट की बात की जाए तो वुमेन बहुत लेवल पे इन्वॉल्व रही। रानी ऑफ झांसी की कहानी आप सबको पता है। फिर स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल जी, जब विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक में पार्टिसिपेट किया था तो बैक एंड पे सपोर्ट कौन दे रहा था? तो मिंटी अग्रवाल जी दे रही थी। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहां पे वुमेन ऑफिसर्स ने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है हमारी आर्म फोर्सेस में। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यूएसए में और इजराइल में ऑलरेडी जो वुमेन ऑफिसर्स हैं वो कॉम्बैट रोल्स में काम कर रही हैं और कमांड पोजीशंस तक जाती हैं वो, तो इंडिया में भी ये चीज होनी चाहिए। इसके बारे में इस आर्टिकल में कहा गया है। फाइनल आर्टिकल पा जाते हैं दोस्तों, द स्पेक्ट्रे ऑफ क्राउड्स इन द कोविड सिटी। चूंकि आज ज्यादा आर्टिकल्स है नहीं तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। एंथ्रोपोलॉजी के ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आर्टिकल का वे फॉरवर्ड है ना, ये मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। ऐसा लग रहा है कि ऑथर जो भी उसके दिमाग में आ जा रहा है वो बस लिखते ही चला जा रहा है बिना किसी प्रॉपर स्ट्रक्चर के। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है पोस्ट पैंडेमिक हैबिटेशंस मस्ट रेजिस्ट retreating into a closeted isolation that only the privileged can afford। देखिए, सिंपल ये बात कही जा रही है कि जो हमारे अर्बन एग्लोमरेशन है, जैसे कि मुंबई कह लीजिए, दिल्ली कह लीजिए, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, इन सब तरीके की जो जगहें हैं, वहां पे क्या है कि कुछ लोग बहुत खुश हैं। कैसे खुश हैं? कि भाई हवा साफ हो गई है, जो गाड़ियां हैं वो चल नहीं रही हैं। ठीक है, आप देखिए हवा साफ है, शहरों में भीड़ कम है, सड़कें खाली दिख रही हैं। इन सब चीजों के लिए लोग तरसते थे, बट कौन से लोग तरसते थे? वो लोग तरसते थे जो उस लाइफ को अफोर्ड कर सकते हैं। एक ऐसा तबका है हमारे शहरों में जो कि एफ्लुएंट है, उसके पास ये सहूलियत है कि ये जो कोविड-19 के बाद जो आइसोलेशन है, इस आइसोलेशन को वो अफोर्ड कर सकता है। तो वो ये बोलेगा कि नहीं भाई देखिए, अब भीड़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि कोविड-19 से बचना है। अब ये भीड़ कम है तो हमारा जो क्लाइमेट है वो इंप्रूव हो रही है, हमारी हवा की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, सोशल गैदरिंग दूर दूर से हो रही है, तो ये सब चीजें उसको अच्छी लग रही हैं। वहीं पे एक ऐसा तबका है जिसको एक बोझ की तरह देखा जा रहा है। तो ये जो अर्बन माइग्रेंट्स थे दोस्तों, जो गरीब लोग थे, जो रोज ट्रेनों में चलते थे, जो राशन के लिए पीडीएस की दुकानों के सामने भीड़ लगाते थे, उनको वायरस कैरियर की तरह देखा जा रहा है। उनसे बोला जा रहा है घर के अंदर रहो, बट वो घर के अंदर रह नहीं सकते क्योंकि उनकी फाइनेंशियल स्टेटस उनको ये परमिशन नहीं देता कि वो घर के अंदर रहें। तो वो बाहर निकल के अपने काम करने के लिए बाहर निकल रहे हैं तो पुलिस उनको डंडे मार मार के हटा रही है। जब वो घर जाने के लिए वापस जाने के लिए आए तो शुरुआत में तो उनको वापस जाने दिया नहीं गया, जब लॉकडाउन लगाया गया उनके बारे में सोचा नहीं गया। तो इस तरीके की कुछ बातें दोस्तों यहां पे बताई गई हैं। पैंडेमिक मैनेजमेंट की जब बात की गई तो पैंडेमिक मैनेजमेंट में जो एफ्लुएंट तबका था वो तो मैनेजमेंट के साथ जेल कर गया, लेकिन जो एफ्लुएंट तबका नहीं था वो जेल नहीं कर पाया। इसकी कुछ वजह बताई गई हैं, एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। जो पहला एक्सप्लेनेशन यहां पे ऑथर ने दिया है वो है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का क्या मतलब हो गया? कमी। भाई देखिए, बहुत स्कार्सिटी है, एक इंडियन सिटी में बहुत स्कार्सिटी है। आप देखिए, इंडियन सिटी में स्कार्सिटी है तब भी ये लोग गांव से यहां पे आते हैं काम करने के लिए। इसके मतलब गांव में तो कुछ भी नहीं है, विलेजेस में, हमारे रूरल एरियाज में कुछ भी नहीं है। तो हमारे शहरों में क्रॉनिक स्कार्सिटी है। जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल गलत है। कुछ लोग बड़े बड़े फ्लैटों में रहते हुए नजर आएंगे, कुछ लोग बिल्कुल चॉल्स और स्लम्स में रहते हुए नजर आएंगे। कुछ लोग आराम से डी मार्ट से जाके शॉपिंग करेंगे, जनरल स्टोर की दुकान से जाके शॉपिंग करेंगे, परचूनों की दुकान से शॉपिंग करेंगे। और कुछ लोग क्या करेंगे तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम की जो शॉप्स होती हैं, राशन की शॉप्स के सामने भीड़ लगा के खड़े रहेंगे राशन खरीदने के लिए। जिनके पास कारें हैं वो ऑफिस अपने कारों से जाएंगे और कुछ लोग ट्रेनों में धक्के खाते हुए मुंबई के लोकलों में ऑफिस जाएंगे। तो ये एक जो क्राउडिंग का फिनोमिना है अर्बन इलाके में, इसका जो सबसे पहला रीजन है वो है स्कार्सिटी। दूसरा दोस्तों, कभी कभी जो हमारे सिटीज में क्राउडिंग होती है वो होती है प्रोटेस्ट की वजह से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहां पे ऑथर ने ये दे रखा है कि जब जलीकट्टू पे बैन लगाया गया तो जनवरी 2017 में उसके अगेंस्ट में एक प्रोटेस्ट हुआ
और वो प्रोटेस्ट हुआ चेन्नई के मरीना बीच पे और वहां पे भीड़ लग गई। तो जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है वो प्रोटेस्ट पोटेंट तब माना जाता है जब वो किसी अर्बन इलाके में हो रहा हो, क्योंकि रूरल इलाके में प्रोटेस्ट होगा भी तो उसकी कोई कवरेज होगी नहीं, तो प्रोटेस्ट के लिए लोग अर्बन इलाकों में आते हैं, तो इसकी वजह से भी क्राउडिंग होती है। तो दो वजह बताई गई, एक तो स्कार्सिटी बताई गई, एक प्रोटेस्ट बताया गया। तीसरी वजह बताई गई रिचुअल और सेलिब्रेटरी गैदरिंग्स। जब भी कोई टेंपल फेस्टिवल होता है या किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर का फ्यूनरल है, उस समय पे ट्रैफिक चक्का जाम हो जाता है, लोग सड़कों पे उतर आते हैं, पूरा का पूरी लाइफ मतलब थम सी जाती है। तो तीन, टेंपल गैदरिंग्स या कोई पब्लिक गैदरिंग हो फ्यूनरल की वजह से या किसी खुशी के मौके पे किसी भी वजह से। तो इन तीन वजहों से ऑथर बता रहा है कि हमारे शहरों में क्राउडिंग होती है। ओके, अब जब हमारे यहाँ पे लॉकडाउन लगा, एक चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई, वो थी स्कार्सिटी, पैसों की स्कार्सिटी, खाने की स्कार्सिटी। तो जिनके पास पैसा था वो परचूनों की दुकान पे और मार्केट में जाके भीड़ लगा के खड़े हो गए कि हमको और दो और दो और दो, मतलब एक कहते हैं ना पैनिक सा फैल गया। उस पैनिक में भी बहुत सारा कोरोना का इन्फेक्शन बढ़ा, ये बोला गया। तो आप देखोगे तमिलनाडु में चेन्नई का जो होलसेल मार्केट है कोयम्बडू में, वहां पे बहुत सारे मतलब स्टेट के अलग अलग हिस्सों से लोग आते थे, चीजों को खरीदते थे, बेचते थे, अलग अलग जगहों पे लेके जाते थे। तो वहां से जब लोग निकल के तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में गए, वो इन्फेक्शन को अपने साथ लेके गए और स्टेट गवर्नमेंट को ये समझ में ही नहीं आया, सिटी गवर्नमेंट को समझ में ही नहीं आया, तो करें क्या। ओके, ओडिशा के जगन्नाथ टेम्पल पे भीड़ लग गई जून में, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कोविड-19 फैला हुआ है। तो कुल मिला के बातें ये कही जा रही हैं दोस्तों कि कोविड-19 का ये जो पैंडेमिक है और ये जो क्राउडिंग है, क्राउडिंग की वजह से पैंडेमिक फैलता है, बीमारी फैलती है। क्राउडिंग को रोकने के लिए जो चीज होनी चाहिए वो नहीं हो रही, उसके अगेंस्ट उल्टी बाकी चीजें हो रही, जैसे फॉर एग्जांपल स्कार्सिटी की वजह से चीजें हो गई, टेंपल गैदरिंग, तो मैंने जगन्नाथ टेंपल वाला एग्जांपल दिया आपको। साथ साथ एक और चीज हुई, जो आपके अर्बन माइग्रेंट वर्कर्स थे, किसी भी पॉलिसी मेकिंग में इन अर्बन माइग्रेंट वर्कर्स को इमेजिन नहीं किया गया। तो जब लॉकडाउन लगाया गया, इन अर्बन माइग्रेंट वर्कर्स को समझ में नहीं आया करें क्या। जो कॉन्ट्रैक्टर इनको शहर में लेके आए थे उन्होंने इनके फोन उठाने बंद कर दिए, जो लोग इनको नौकरियां देते थे उन्होंने इनको तनख्वाह देनी बंद कर दी। तो ये करें ही करें क्या। तो भैया दिल्ली के बॉर्डर पे भीड़ लगा के पूरी जनता खड़ी हो गई कि हमें अपने घर जाने दो। मुंबई में पुलिस स्टेशनों के बाहर जाके जनता खड़ी हो गई कि हमें घर जाने दो। बांद्रा स्टेशन के बाहर भीड़ लग गई, हमें घर जाने दो। उसमें भी पूरे चांसेस है कि कोविड-19 फैला होगा। तो कुल मिला के एंड में ऑथर, एक्चुअली ऑथर का यहाँ पे कंक्लूजन भी कुछ खास दे नहीं रखा है, एंड में ऑथर यही कहना चाह रहा है कि जो अर्बन एग्लोमरेशन है, अभी क्या है लॉकडाउन खुल रहा है, धीरे धीरे लोग वापस आ रहे हैं, जो सिटी लाइफ है वो बैक टू नॉर्मल जाने की कोशिश कर रही है। तो अब ये जो बैक टू नॉर्मल जा रही है लाइफ, इसमें हमें इस बात का ध्यान देखना है कि जो हमारी पोस्ट पैंडेमिक सिटीज उभर के आएंगी, उन पोस्ट पैंडेमिक सिटीज में उन लोगों के लिए भी जगह हो जो वुल्नरेबल हैं, जो पिछड़े हुए हैं। केवल उन लोगों के लिए जगह ना हो जो इस पैंडेमिक के आइसोलेशन को अफोर्ड कर सकते हैं। जरूरी ये भी है कि ये जो अर्बन एग्लोमरेशन का कंसेप्ट है ना, कि बड़े सारे लोगों को नौकरियां देना, वल्नरेबल के लिए भी यहाँ पे जगह है, वो जगह बनी रहे और अच्छे से बने, ना कि जो अमीर है बस वो उस जगह को घेर के बैठ जाए। मुझे तो बस यही सार समझ में आया इस आर्टिकल का। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो मैंने आपको टेंपल, ये जो गोल्ड वाला इशू बताया है, केरला के गोल्ड वाला इशू, अगर आप उस पर चाहते हैं कि मैं एक आपको समरी बता दूं कि क्या क्या हुआ उसमें, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर मुझे कमेंट्स आएंगे और लोग बोलेंगे कि बताइए, तो मैं जरूर डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। यहाँ पे इस आर्टिकल से जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल था वो था आपका राजस्थान हाईकोर्ट का जुडिशियल इंटरफेरेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।